और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वजीर आज़म, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विज़िट पे जा रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विज़िट पे जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नीदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है, और क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं। हमारी पॉलिसी रही है, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? जब आप 1.3 बिलियन लोगों का भला सोचते हो, जब आप 1.3 बिलियन लोगों के फायदे की बात करते हो, जब उनका पक्ष रखते हो, आप डॉक्टर जयशंकर का फायदा नहीं है इसमें, मोदी जी का फायदा नहीं है, बीजेपी का फायदा नहीं है, फायदा है भारत की जनता का। अब हमें S-400 चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, हमें अमेरिका से बिजनेस भी करना, वो हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। देखिए ना किधर वो नॉर्डिक ममालिक तक पहुँच गए। हम अमेरिका से, अभी आपको पता होगा, अभी F-32 हॉर्नेट जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया, हमें वो दे रहे हैं, हमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। वो बेसिकली वो जो 1 पेज है, वो नवंबर 2021 से जो फाड़ना शुरू किया है इमरान खान साहब ने, वो उसी पेज को फाड़ रहे थे मेरे ख्याल से। तो ये कब होगा? जब आप बिल्कुल 100% ऑनेस्ट है, राइट? जब आपकी माता जी अब भी एक छोटे से कमरे में रहती है, वो लास्ट टाइम हो रही हैं पाकिस्तान में, और एक डेवलपमेंट मुझे ऐसे लग रहा है जो डिस्कस करनी आपसे ज़रूरी है, वो ये है कि क्या जो नई हुकूमत है वो इमरान खान साहब के फुटस्टेप पे ही चलेगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने मुल्क के अंदर इस्लामोफोबिया का इस तरह का माहौल बना दिया है कि हम जो इस्लामोफोबिया की जंग लड़ रहे हैं, कि इस तरह का माहौल बना दिया है कि क्या नई हुकूमत भी इमरान खान के जाल में आ जाएगी? ये एक क्वेश्चन है जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। और जो नरेंद्र मोदी साहब हैं इंडिया के वजीर आज़म, वो 3 यूरोपियन ममालिक के विज़िट पे जा रहे हैं, जर्मनी, डेनमार्क एंड फ्रांस पे विज़िट पे जा रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने हाल ही में स्वीडन और जो हॉलैंड है, नीदरलैंड जो है, उनको कंडेम किया है, और क्योंकि वहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जिससे ज़ाहिर बात है तमाम मुसलमानों की दिल आज़ारी तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुरान पाक को जलाया जाएगा, तो बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो फिर चुप तो नहीं बैठेंगे। इस ज्वाइन किया है सुमित पीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आज आपने ज्वाइन किया, और आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मोदी जी जो है वो इस टाइम पे जर्मनी क्या कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया की भी एक टेंशन चल रही है, तो ऐसे में उनका विजिट कितना इम्पोर्टेंट है और किस लिए है। तो आरजू जी अब शुरू करते हैं। देखिए, ये जो इंडो जर्मन समिट है, इसमें काफी रूपरेखा आरजू जी, यूक्रेन में भी है, जियो पॉलिटिक्स में काफी रेलेवेंस है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा हो क्या रहा है और ये सब कारण क्यों, ये अब समिट क्यों। पहले एक प्रिप्लान्ड समिट है, ये 7th है अपने इसमें, और मोदी जी का पहला, इस साल का पहला इंटरनेशनल दौरा जर्मनी का है। पहला जो उन्होंने वर्चुअल समिट किया था, उसमें भी वो जर्मनी के जो नए चांसलर ओलाफ साहब, उनको एड्रेस किया था। और ओलाफ साहब का भी पहला इंटरनेशनल समिट मोदी जी के साथ है, और जो पहला वर्चुअल समिट था वो भी मोदी जी के साथ था। अब ये एक रेलेवेंस है इस चीज की, ये क्यों हो रहा है। जयशंकर जी भी गए, वो अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। अब आरजू जी देखिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो पीछे बड़ी हो रही थी, आप इसके साइड आप उसके साइड, तो ये काफी मतलब अनुमान था कि ये समिट हो सकता है डिले हो जाए या हो ही ना, या जर्मनी कैंसिल कर दे या डिले कर दे। पहले आपको याद होगा US 2+2 हुआ था, उसमें भी अटकलें लगी थी। फिर ये दूसरा समिट आ गया, भाई ये डिले होगा, बिल्कुल अपने टाइम पे चल रहा, सब चल रहा। समिट में जाने से पहले जर्मनी ने कैटेगोरिकली बोला, वी कैन नॉट डिक्टेट इंडिया इट्स स्टेट और फॉरेन पॉलिसी। वी कैन नॉट गिव सरमन्स टू इंडिया, ये उनका स्टैंड है। बाकी यूरोपियन यूनियन का इसमें एक स्टेटमेंट भी आया था बीच में, वी विल ट्राई टू प्रेशराइज इंडिया टू टेक अ साइड ऑन रशिया और यूक्रेन। पर अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते उनकी यूयू की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आई थी, और यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, काफी घूमी, सब लोगों से मिली, और वो मोहतरमा कह रही थी, भाई फटाफट ये ट्रेड डील फाइनल कर लो, यूरोप और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल कर लो। अब जर्मनी का एजेंडा देखे आरजू जी, पहला एजेंडा है ट्रेड, उनके साथ भी एक ट्रेड डील की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग हो रही है, जर्मनी के साथ भी हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। दूसरी बात है कि जर्मनी में मैन पावर की किल्लत है, वो अपनी इमिग्रेशन लॉज को फाइन ट्यून के स्केल डाउन करे, ताकि इंडिया से इमिग्रेशन स्किल्ड मैन पावर की वहां हो। ये पहली बार हुआ है। इंडिया जर्मनी रिलेशंस को अब की बार हम अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं, और वहां इंडिया जर्मन रिलेशंस को 70 साल हो जाते हैं। तो ये रेलेवेंस भी है। तो एक उन्हें चाहिए जी, हमारे यहां से उन्हें चाहिए मैन पावर, उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। जर्मन्स में एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट उनका होता है
बिजनेस के परिप्रेक्ष्य से बोलूं तो है काइसन क्रू। काइसन क्रू बनाता है सबसे बड़ी और घातक सबमरीन दुनिया में। उनका ऑफिस सेटअप वगैरह इंडिया में, पर यहाँ सबमरीन नहीं बनती। सबमरीन जर्मनी में बनती है, लिफ्ट वगैरह बनाते हैं। तो उनको सबमरीन बेचनी है, ठीक है जी। और उन्हें कल्चरल एक्सचेंज चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और यही 2 दिन पहले समिट स्टार्टेड, या कल रात की बात है, जर्मन जो चांसलर साहब है ओलाफ साहब, अब की बार वो G7 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग होते हैं, आज कोई है कल कोई है, अब की बार वो बहुत अटकलें ये लगाई जा रही थी कि G7 में मोदी जी को या इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा, पर उन्होंने G7 में मोदी जी को फॉर्मली इनवाइट किया, बोला भाई हम बुला रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम बुलाएंगे और एज ए गेस्ट बुलाएंगे। जो जबकि मेरा ये मानना है कि G7 विदाउट इंडिया इज नथिंग, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो गेस्ट भी परमानेंट मेंबर होने चाहिए। चलिए उस पर फिर कभी बात करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड की फिर बिगेस्ट इकोनॉमी को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो कनाडा का वहां होना और मतलब इंडिया का ना होना, ये तो ऑक्सीमोरॉनिक इन इटसेल्फ है। ये खुद में ही मजा आ के कनाडा वाले कहाँ हम कहाँ, चलिए कोई बात नहीं, वो दुनिया में बहुत चलती है जी, रंग भेद की पॉलिसियां चलती आ रही है, चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब इसमें आप एक और चीज देखेंगे, वहां ये सब चलता रहा। और यहाँ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ओलाफ साहब ने बोली, कि बोला भाई मेरे को एक इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक नए लेवल पे बनाना। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? आरजू जी, आपको याद होगा जब एंजेला मर्कर ने एक भी शब्द चाइना के खिलाफ नहीं बताया। ओलाफ साहब का जो इलेक्शन हुआ वो हुआ एंटी चाइना पे, जो उनका पोल पिछला दैट वाज एंटी चाइना। जो एंजेला मर्कर थी, शी वाज सीन प्रो चाइना। और इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, जो यूरोपियन यूनियन कह रहा हम प्रेशर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। अब यूरोपियन यूनियन का अगर आप ये ट्रेड विद चाइना स्टडी करेंगे, यूरोपियन यूनियन का आरजू जी करीब $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। ट्रेड डेफिसिट सेकंड बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका चाइना के साथ। अब हमारे तरफ आइए, हमारे तरफ उनका बैलेंस ट्रेड स्लाइटली पॉजिटिव है हमारी फेवर में। वी आर देयर फर्स्ट और सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कभी फर्स्ट होते कभी सेकंड होते, छोटा सा फर्क है, आगे पीछे चलते रहते। हमारे साथ उनका ट्रेड फेवरेबल है। कहानी ये आरजू जी जहाँ समझने की बात है, जो यूरोपियन यूनियन में छोटी छोटी कंट्री, हंगरी है, एस्टोनिया है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां है, क्रोएशिया है, वहां क्या हो रहा, वहां की जो लोकल इंडस्ट्री उनको चाइना ने खत्म कर दिया। पूरे ईयू का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था। इसके चक्कर में एंजेला मर्कर कभी नाम नहीं लेती थी चाइना का, क्योंकि भाई वहां से उनकी मर्सिडीज BMW खूब चीनी खरीदते, खूब ऑडिया खूब खरीदते। और यहाँ पे जो छोटी कंट्रियां थी वो कह रही भाई तुम हमारा लिटरली हमारे खून पसीने की कमाई आप चाइना को दे रहे हो। ये जो ब्रेक्सिट का कारण था, ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ ब्रेक्सिट वाज द ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 3 पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके तो हो गया अलग। फ्रांस, जर्मनी, अब काफी टाइम तक ये जो ईयू की भागदौड़ थी ये जर्मन कंट्रोल में थी लिटरली। तो वो काफी देर तक इसको दबाते रहे। देखिए उन्होंने एक बार चाइनीज वायरस नहीं कहा, उन्होंने चाइना का नाम ही नहीं लिया। अब ये वहां बहुत अंडर करंट है भाई, हम बाकी सब कंट्रियों का दाना पानी बंद हो रहा, तुम्हारी गाड़ियां बिक रही, तुम्हारा ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, तुम पूरे यूरोप की वाट लगा रहे हो। इसीलिए ओलाफ का इलेक्शन होता, जब ओलाफ साहब आते पहले दिन वो चाइना को धमकी दे देते। और धमकी से हुआ क्या? अब धमकी तो दे दी और यूरोपियन यूनियन को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए इंडिया के साथ। क्यों? आप और हम कभी पिछले 6 महीने से बात करें रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। अगर आपको चाइना से बिजनेस हटाना तो बिजनेस जाएगा कहाँ? जो चीज चाइना में बनती थी अब कहाँ बनेगी? नेचुरल उसका नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंडिया है। इसीलिए आप देखिए यूके वालों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए और दिवाली से पहले चाहिए, अचानक जर्मनों को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए।